से 2 दिवसीय मेले की हुई शुरुआत। राज्यपाल की धर्मपत्नी गुरमीत कौर, डीजीपी की पत्नी अलकनंदा अशोक समेत कई महिलाओं ने लिया प्रतिभाग। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तराखंड एसटीएफ ने की बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ ने आयोग के पूर्व चेयरमैन सचिव समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। भर्ती घोटाले में लगातार कार्रवाई जारी। देवभूमि में एक बार फिर बारिश और दूसरी तरफ बर्फबारी का दौर जारी। भारी बर्फबारी को लेकर हेमकुंड साहिब की यात्रा पर लगा ब्रेक। घाघरिया में रोके गए 250 यात्री। मौसम साफ होने पर यात्रा होगी सुचारू। सीएम धामी पहुंचे रुद्रप्रयाग। सीएम धामी ने तिलवाड़ा के जीएसवीएन में कई विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। संबोधन में सीएम धामी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ। देवभूमि में देश और दुनिया में शर्मसार करने वाले अंकिता हत्याकांड में खुलासे का दौर जारी। अंकिता मामले में गठित किए गए एसआईटी की टीम ने किया खुलासा। आरोपी अंकिता पर देह व्यापार के लिए डालता था दबाव। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, दशहरा जा चुका है और अब इंतजार दीपावली का है। तो देवभूमि में भी दीपावली की धूम अभी से ही दिखने लगी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दीपावली त्योहार के तहत ही संजीवनी सोसाइटी की ओर से 2 दिवसीय मेले की शुरुआत आज से हो चुकी है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह जी की पत्नी गुरमीत कौर और डीजीपी अशोक कुमार की पत्नी अलकनंदा अशोक, सोसाइटी की उपाध्यक्ष, उत्तराखंड के सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए अधिकारियों के परिवार के लोगों सहित कई महिलाओं ने 2 दिवसीय मेले में प्रतिभाग लिया है। इस दौरान सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। मेले की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। मेले की विशेष बात यह रही कि इसमें उत्तराखंड के कल्चर, परिधान सहित उत्तराखंड की कलाकृतियां, हस्तशिल्प सहित कई चीजों के स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें सोसाइटी की महिलाओं की तरफ से खूब ज्यादा खरीदारी भी हो रही है और देखा जा सकता है कि महिलाओं में इसे लेकर काफी उत्साह है। दरअसल संजीवनी सोसाइटी की तरफ से इस मेले को लगाने का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट है कि उत्तराखंड के उत्पाद को लोग खरीदें, वो घर घर तक पहुंचे और इससे जो पैसा एकत्रित हो उससे संजीवनी सोसाइटी ग्रामीण या जरूरतमंद इलाकों में समाज सेवा के कार्य कर सके। इसके साथ ही साथ इस मेले को हर साल लगाया जाता है। इस साल भी इस मेले में 60 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ महिलाएं आई हैं और स्टॉल उन्होंने अपने लगाए हैं, जिसमें पहाड़ी संस्कृति के साथ साथ पहाड़ी कलाओं को भी देखने का अवसर मिल रहा है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो वहाँ उपस्थित थीं, उनकी खुशी देखते ही बन रही थी, उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा था। राज्यपाल की पत्नी गुरमीत कौर जी ने इस मेले का शुभारंभ किया है और इस दौरान पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी संस्कृति को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया और साथ ही साथ जो पहाड़ की वेशभूषा है, जो उनकी शैली है, उसे प्रस्तुत करते हुए भी यहाँ पर कई महिलाएं नजर आई हैं। 60 से ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो पहाड़ी उत्पाद, विशेषकर जो आंतरिक इलाकों के उत्पाद हैं, उनको इन स्टॉल्स में जगह दी गई है और इससे जो पैसे एकत्रित होंगे, समाज में जो गरीब वर्ग है या समाज के वो लोग जिन्हें ज़रूरत है, जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको इस मेले से एकत्रित पैसे द्वारा मदद प्रदान की जाएगी। अब बेहतर तो देखो ये कंबाइंड एफर्ट होता है। मेरे हस्बैंड आर्मी में रह चुके हैं और मैंने भी सारी ज़िंदगी अपनी जवानों की फैमिली के लिए एक आवा नाम से वो होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि
एक अफसर की वाइफ ही काम करेगी, सारे जवान उनकी वाइफ वगैरह सब मिलके काम करते हैं। और संजीवनी एक ऐसी संस्था है जिसमें आके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हरलीन संधू, डॉक्टर हरलीन संधू, डॉक्टर अलकनंदा, रश्मि वर्धन, ये सब लोगों ने मिलके इतना एफर्ट किया है। सर्वेंट्स की वाइफ्स के द्वारा संचालित एक संस्था है जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड के लोगों के लिए समाज कल्याण के कार्य करना। संजीवनी ये मेला ऑर्गेनाइज करती है ताकि आर्टिजन्स जो उत्तराखंड के हैं और यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं एंड यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए हम एक अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें और मिडल मैन को एलिमिनेट कर सकें ताकि उन लोगों की कोई इनकम हो सके। और संजीवनी जो इससे पैसा कमाएगी वो समाज कल्याण के कार्यों के लिए यूज़ करेगी। अभी धारचूला में पीछे जब बहुत बारिश के कारण बहुत फैमिलीज़ प्रभावित हुई हैं तो संजीवनी में वहाँ पे 57 फैमिलीज़ के लिए डेली यूज़ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भेजे हैं। हम इस तरह के कार्य करते रहते हैं, पूरा साल भर करते रहते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम पैसा यूज़ करते हैं। दिवाली पे हर साल संजीवनी मेला होता है CSI में, जिस पे हम जैसे सब यंग एंटरप्रेन्योर्स को मौका मिलता है ग्रो करने का। मैं हूँ पूजा राणा, मेरा ब्रांड है डिवाइन। तो मैंने जो अपनी शुरुआत करी थी वो संजीवनी से ही करी थी। मेरा जो बेसिक प्रोडक्ट है वो क्या है, मैं ऑल ओवर इंडिया से जो भी बेस्ट प्रोडक्ट है मेड इन इंडिया, पुराने जो हमारे कल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उनको लाकर एक अंडर वन रूफ में सेल कर रही हूँ। जैसे कि मेरा ये है कैरेफ है, ये ब्रास के और कॉपर के प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको लाकर यहाँ पर कर रहे हैं। सारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं। जो भी पहले चीज़ें इस्तेमाल हुआ करती थी घर में जो आज के समय पे यूज़ नहीं हो रही हैं उन सबको लाया गया, जैसे ब्रास, वुड, ब्रास की मसालादानी, कॉपर। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ संजीवनी की पूरी टीम का कि वो हम जैसे लोगों को अवसर देते हैं ग्रो करने। इधर राज्य में भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही उत्तराखंड STF ने बड़ी कार्रवाई की है। UKSSC के माध्यम से साल 2016 में कराई गई VPDO भर्ती परीक्षा में धांधली की जांच में STF ने RBS रावत, पूर्व चेयरमैन सचिव मनोहर कन्याल, पूर्व परीक्षा नियंत्रक RS पोखरिया को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। उत्तराखंड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले में लगातार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि भर्ती परीक्षा घोटाला मामले में STF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2016 में कराई गई VPDO भर्ती परीक्षा में धांधली की जांच में पूर्व चेयरमैन RBS रावत, सचिव मनोहर कन्याल, पूर्व परीक्षा नियंत्रक RS पोखरिया को गिरफ्तार किया है। ये भर्ती परीक्षा प्रकरण में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। दो 2016 के मामले में लंबे समय से जांच चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद जांच एजेंसियों ने भी तेजी दिखाई। मुख्यमंत्री धामी पिछले कई मौकों पर बार-बार कह रहे हैं कि वो अपने युवा भाई बहनों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सरकारी नौकरियों की भर्ती में भ्रष्टाचार का जो दीमक लगा है उसे वो जड़ से मिटा देंगे। साथ ही CM धामी का कहना है कि पेपर लीक मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, कोई भी इस नकल के खेल में लिप्त होगा या अपराध में लिप्त होगा, उसको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसी क्रम में VPDO भर्ती में 6 साल बाद कार्रवाई कर CM ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। मुख्यमंत्री धामी ने STF की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। उत्तराखंड के युवा का हक मानने वाले किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि भविष्य की सभी भर्ती परीक्षाएं स्वच्छ और पारदर्शी हों। जो हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं उनकी जगह केवल और केवल जेल है और उन सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। आज की कार्रवाई इस बात की मिसाल भी है कि भविष्य में कोई इन परीक्षाओं में गड़बड़ी करने की हिम्मत ना कर सके और ऐसी नज़ीर बनाई जाएगी कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार की घटनाओं को करना तो बहुत बड़ी बात, उसके बारे में सोचना भी उनके लिए दूर दूर की बात हो जाए। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधलियों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत का पालन करते हुए उत्तराखंड STF ने बड़ी कार्रवाई की है।
जिस दिन ये प्रकरण हमारे सामने आया था, हमने उसी दिन से तय किया था कि कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, कोई भी इस नकल के खेल में लिप्त होगा या अपराध में लिप्त होगा, उसको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, उनकी जगह केवल और केवल जेल है और उन सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और ऐसी नज़ीर बनाई जाएगी कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार की घटनाओं को करना तो बहुत बड़ी बात, उसके बारे में सोचना भी उनके लिए दूर दूर की बात हो जाए। इस प्रकार का हम काम करेंगे। उत्तराखंड की एसटीएफ उसमें अच्छा काम कर रही है और जब तक सभी आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे तब तक ये काम जारी रहेगा। कार्रवाई जितनी सख्ती की जरूरत है वो सारी सख्ती होगी और कानून अपना काम करेगा। जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। तो जिस तरीके से धामी सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, उससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो उद्देश्य है और जो बातें उन्होंने कही थी कि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की वो नीति अपनाएंगे, तो उस नीति में सरकार की नीयत भी स्पष्ट है कि ऐसे करप्शन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कि कोई भी हो। और इसीलिए जिस तरह से पूर्व चेयरमैन और सचिव समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एसआईटी लगातार इस पर जांच कर रही है, सरकार की तरफ से निष्पक्षता की बात कही जा रही है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि करप्शन करने वाले जो भी लोग हैं उन्हें सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। और जो खासतौर से विशेष रूप से विपक्ष की तरफ से जैसा आरोप लगाया जा रहा था कि सरकार ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास करेगी, लेकिन सरकार और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, गिरफ्तारियां करते हुए अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया है कि करप्शन करने वाला अगर सरकार में आने वाला कोई शख्स होगा तो भी उसे नहीं बख्शा जाएगा और किसी भी स्तर का प्रशासनिक अधिकारी होगा उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। और इसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। हालांकि कार्रवाई का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। आपने अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये तो अभी शुरुआत है, हम इसकी तह तक पहुंचेंगे और इस नेक्सस में जो किन पिन है उसे भी पकड़कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा ताकि ऐसा आगे कोई करने से पहले 100 बार सोचे। और आगे बढ़ते हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि राजनीति गर्म हुई है, लेकिन दूसरी तरफ देवभूमि में मौसम गर्म नहीं है बल्कि ठंडा ही होता चला जा रहा है। देवभूमि में बारिश निरंतर हो रही है, एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ बर्फबारी भी शुरू हो गई है। कई क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं। भारी बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब की यात्रा को रोक दिया गया है। मौसम खुलने के बाद ही ये कहा जा रहा है कि यात्रा को फिर से बहाल किया जाएगा, फिर से शुरू किया जाएगा। उधर घाघरिया में तैनात एसआई नरेंद्र कोठियाल ने बताया कि हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी के चलते सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा को रोक दिया गया है। घाघरिया में लगभग 250 तीर्थयात्री रोक दिए गए हैं। बीते शुक्रवार रात को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की पहाड़ियों पर इस सीजन का पहला हिमपात हुआ। वहीं दोनों धामों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला भी जारी है। उधर लगातार मौसम खराब होने से केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में और बद्रीनाथ की ऊंची चोटियों में बर्फबारी हुई है। हेमकुंड में करीब 2.5 इंच तक बर्फ जमा हो चुकी है। शनिवार को गंगोत्री धाम में पहुंचे यमुना घाटी के कुथनौर और गंग टांडी के श्रद्धालुओं ने देव डोलियों के साथ मंदिर परिसर में नृत्य भी किया। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने बताया कि गंगोत्री धाम में शुक्रवार रात से ही बारिश हो रही है, जिससे धाम में लगी पहाड़ियों पर बर्फबारी भी हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि बारिश और बर्फबारी से गंगोत्री धाम के तापमान में काफी गिरावट आ गई है। इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को जनपद रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां सीएम धामी ने निर्धारित कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया। इस दौरान सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया गया। सीएम धामी ने तिलवाड़ा के जीएमवीएन में उन्होंने जनपद की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कई लाख रुपयों का लोकार्पण भी किया। और इधर इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम स्थल में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। सीएम धामी ने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए जनपद को लेकर कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से हर वर्ग के
लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस दौरान केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत और रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने मुख्यमंत्री के क्षेत्रीय समस्याओं से भी अवगत कराया। विधायक केदारनाथ की मांग पर उन्होंने बद्री केदार यात्रा के दृष्टिगत जनपद के मयाली से गुप्तकाशी और भीरी से मक्कू चोपता तक राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा की। इसके अलावा विधानसभा केदारनाथ के सीमांत गांव चिलौंड, स्यांसू और तोशी के लिए स्वीकृत मोटर मार्गों की द्वितीय चरण की वित्तीय स्वीकृति की भी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिव्य भव्य केदारपुरी का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड राज्य से बड़ा आत्मीय रिश्ता है। जितनी तत्परता उन्होंने हमारे राज्य के विकास को लेकर दिखाई है, उतनी कभी किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाई। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य स्थापना की रजत जयंती तक उत्तराखंड को उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने का है। इधर देवभूमि उत्तराखंड को देश और दुनिया में शर्मसार करने वाले अंकिता हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अंकिता हत्याकांड में अब एसआईटी ने मुकदमे में 2 और धाराएं जोड़ दी हैं। अंकिता को मेहमानों के साथ पुलकित संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था। इसके साथ ही एक मेहमान ने उसे गलत निगाह रखते हुए गले भी लगाया था। इन सब तथ्यों के आधार पर मुकदमे में अब देह व्यापार अधिनियम और आईपीसी की धारा जोड़ी है। वहीं 18 सितंबर को अंकिता के बनंतरा रिजॉर्ट से लापता होने की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अंकिता जब नहीं मिली तो मामले को रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया, जिसके बाद आरोपियों ने मिलकर अंकिता की हत्या कर दी। वहीं इस मामले में पुलिस ने 22 सितंबर को मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित और 2 मैनेजर अंकित गुप्ता और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं इस मामले में और जांच अब भी जारी है। तो आपको बता दें कि जब से ये पूरा मामला राजस्व पुलिस के हाथ से निकलकर रेगुलर पुलिस के हाथों में आया है, उसके बाद से ही अंकिता मर्डर केस में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब नई बात सामने आई है कि जिस बात को लेकर अंकिता दुखी थी, दरअसल अंकिता को देह व्यापार में ढकेलने के लिए पुलकित आर्या जो मुख्य आरोपी है उसकी तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा था। जो अतिथि यहाँ आते थे उन्होंने एक बार अंकिता के साथ कुछ बदसलूकी भी की थी। उसके बाद से अंकिता काफी डर गई थी, लेकिन जो स्थिति वहां पर बनी हुई थी, निरंतर महिलाओं पर देह व्यापार में ढकेलने का दबाव बनाया जाता था। अब इसी कड़ी में ये बड़ा खुलासा कहा जा सकता है और ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में अभी कुछ और तथ्य सामने आएंगे जो ये साबित कर देंगे कि इस पूरे प्रकरण में का मुख्य आरोपी पुलकित आर्या है और जिसने अंकिता की जो हत्या हुई है उसमें जो फांसी की मांग की जा रही है उस मांग पर मुहर लगती हुई नजर आती है, जब ये तमाम आरोप तथ्यों के साथ सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इधर देवभूमि में पुलिस प्रशासन हमेशा से नशा तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। जिले में पशुओं की तस्करी, शराब के धंधे सहित अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है और इसे लेकर नशे पर पाबंदी लगाने की कोशिश भी की जा रही है। फिर भी ये देखा जा रहा है कि आए दिन नशा तस्कर यहाँ पर पकड़े जाते हैं, यानी नशा का कारोबार अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। देवभूमि में नशे के बढ़ते कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी नशा तस्करी जैसे कई मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। युवाओं में बढ़ते नशा प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया जाता है। साथ ही युवाओं में बढ़ते नशे की लत को लेकर हमेशा प्रशासन की तरफ से जागरूक भी किया जाता है, लेकिन फिर भी नशा तस्कर पकड़े जाते हैं। ऐसा ही मामला ऊधम सिंह नगर जिले के
पुलभट्टा थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां किच्छा पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान 5 आरोपियों को करीब 5 लाख कीमत की स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल ऊधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी के दिशा निर्देशन में नशा तस्करी रोकने के लिए सभी थानों में एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पुलभट्टा थाना प्रभारी कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान कार से नैनीताल जिले के हल्द्वानी निवासी 4 आरोपियों को करीब 28 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। दूसरे मामले में किच्छा कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को करीब 21 ग्राम स्मैक के साथ दबोच लिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नशाखोरी के विरुद्ध काफ़ी दिनों से अभियान पुलभट्टा पुलिस और किच्छा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा था, जिसमें पूर्व में भी काफ़ी मात्रा में नशे के सौदागरों को पकड़ा गया और माल बरामद किया गया उनसे। इसी क्रम में पुलभट्टा पुलिस और किच्छा पुलिस द्वारा अलग अलग कार्रवाई की गई। किच्छा पुलिस ने ये भी बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी लंबे समय से स्मैक की तस्करी कर रहे थे, जिसे पुलिस प्रशासन की तरफ से चेकिंग के दौरान नशे की तस्करी करते हुए दबोच लिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस मामले में एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने पुलभट्टा थाना पुलिस को इनाम देने का भी ऐलान किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नशाखोरी के विरुद्ध काफ़ी दिनों से अभियान पुलभट्टा पुलिस और किच्छा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा था, जिसमें पूर्व में भी काफ़ी मात्रा में नशे के सौदागरों को पकड़ा गया और माल बरामद किया गया उनसे। इसी क्रम में पुलभट्टा पुलिस और किच्छा पुलिस द्वारा अलग अलग कार्रवाई की गई, जिसमें किच्छा पुलिस द्वारा 20 ग्राम और पुलभट्टा पुलिस द्वारा 30 ग्राम इसमें बरामद की गई है, जिसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिसमें एक अभियुक्त जुनैद है, उसके ससुर जो असलम पठान है, वो काफ़ी कुख्यात है, वो इसमें का धंधा करते हैं। उन्होंने उसकी काफ़ी प्रॉपर्टी से अर्जित की गई है, जिस बारे में विवेचक को निर्देश दिए गए, तो उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आपराधिक इतिहास हमारा एचएस जो ये जुनैद है, इसका ससुर एचएस है और उस पर काफ़ी मुकदमे हैं। और इस संबंध में 5,000 रुपये पुलभट्टा पुलिस को और 2,500 रुपये किच्छा पुलिस को वरिष्ठ पुलिस महोदय द्वारा नगद राशि से सम्मानित किया गया। सुदर्शन न्यूज के लिए प्रीति झा की रिपोर्ट। पुलिस लगातार कार्रवाई तो कर रही है। हालांकि आपको याद होगा कि पहले भी जब नशा तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई की जा रही थी तो ये कहा जा रहा था कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो नशा तस्करी का गिरोह है वो केवल यहाँ के लोकलाइट्स नहीं हैं, बल्कि जो आउटर एरिया से, खासतौर से नेपाल से जो लगते हुए इलाके, वहाँ से नशा तस्करों की घुसपैठ होती है। और इसीलिए उन इलाकों से और कुछ खास करके उत्तर प्रदेश के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ से नशे की जो खेप है वो उत्तराखंड पहुँचाई जाती है नेक्सस के तहत। इसलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि ज्वाइंट ऑपरेशन ज़रूरी हो गया है। नशा तस्करों को लेकर यूके की पुलिस तो लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब तक कि 2 राज्यों की पुलिस मिलकर इसमें खास तौर से कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक इस पर पूरी तरह से पार नहीं पाया जा सकेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कार्बेट टाइगर रिजर्व पार्क की। दरअसल कार्बेट टाइगर रिजर्व पार्क के गार्जिया जोन में सैलानियों की आवाजाही एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की मंजूरी से मिल गई है और अब इसी पर्यटन सीजन में इस जोन को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। दरअसल 15 नवंबर 2020 को कार्बेट पार्क का नया पर्यटन जोन गार्जिया शुरू किया गया है। एनटीसीए से अनुमति नहीं लिए जाने की वजह से 1.5 साल तक गार्जिया जोन बंद रखा गया था। जोन को खोलने के लिए पर्यटन कारोबारी की लगातार आंदोलन कर रहे थे। कार्बेट पार्क के उप निदेशक नीरज कुमार शर्मा का कहना है कि अब एनटीसीए की ओर से गार्जिया जोन को अनुमति मिल गई है। कार्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी जोन के बफर जोन में गार्जिया जोन का निर्माण किया गया है। इस जोन को
सर्पदुली रेंज और बिजरानी रेंज को जोड़कर बनाया गया है, जिसमें रिंगौड़ा और फूलताल के नाम से 2 मैदान भी हैं। यहाँ वन्य जीवों की हलचल और विचरण को आसानी से देखा जा सकता है। इस जोन में जैव विविधता का अपार भंडार है। इसके साथ ही साथ पहाड़ियों और जो चौड़ा इलाका है, यहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई ऐसे नज़ारे हैं जिसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी यहाँ आएंगे। हालांकि जिस गार्जिया जोन की बात कही जा रही है, पहले ये कहा गया था कि दरअसल ये ऐसा जोन है जिसको सुरक्षित पहले घोषित करना होगा। कई तरीके की यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी वन्य जीवों को लेकर भी। जो सैलानी यहाँ आ रहे थे, ये कहा जा रहा था कि उनको खतरा हो सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पर ख़ास तौर से रखनी थी। इसके साथ ही साथ जो ये इलाका है, यहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियाँ भी हो रही थी जिससे आने वाले सैलानियों को परेशानी हो। इसीलिए निरंतर ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर पहले सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर दिया जाए, उसके बाद इस जोन को खोला जाएगा। और अब पूरे 1.5 साल के बाद जो तमाम नॉर्म्स थे उन्हें भी पूरा कर लिया गया है। सिक्योरिटी की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा चुके हैं, जिसके बाद इस जोन को खोल दिया गया है और इससे पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। डेंगू की अब बात कर लेते हैं। डेंगू का डंक अब राजधानी देहरादून में भी लगातार जो पहले बढ़ा हुआ था, अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ गई थी, लेकिन अब देहरादून में डेंगू की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। देहरादून के मुख्य चिकित्सक मनोज उप्रेती का कहना है कि हमारे यहाँ डेंगू के अब 800 केस थे, जो कि अब घटकर 351 माफ कीजिएगा 800 केस थे, लेकिन 351 डेंगू के मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, यानी आधे के लगभग मरीज ठीक हो चुके हैं। डेंगू के 154 मरीज देहरादून के अलग अलग हॉस्पिटल में अभी भर्ती हैं। उन्होंने आगे कहा कि डेंगू के केस में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम, नगर निगम की टीम और आशा वर्कर इससे लगातार निपटने के लिए काम कर रहे हैं। देहरादून के क्षेत्रों में नगर निगम विभाग की तरफ से फॉगिंग भी कराई जा रही है। डेंगू के कुल अब तक 35 मरीज कल तक ये कहा जा रहा है कि कल तक 35 मरीज थे। डेंगू के केस में लगातार कमी देखने को मिल रही है। इसके 2 कारण हैं। एक तरफ तो निगम की तरफ से लगातार फॉगिंग कराई जा रही है, लोगों में भी जागरूकता आई है साफ सफाई को लेकर। जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी, वो उम्मीद भी पूरी होती हुई नजर आ रही है और धीरे धीरे डेंगू का कहर इस इलाके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।